हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और आज हम देखेंगे एडुटेरिया एनुअल मैगजीन को, जिसमें अगस्त 2024 से लेके जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स इंक्लूड होगा। इसमें अगर अगस्त 2024 लिखा है तो ये यकीन मान के चलिए कि ऐसा नहीं होगा। बहुत सारी जो मार्केट में मैगजीन जिनका एनुअल एडिशन आता है उसमें क्या होता है कि अगर उन्होंने दे दिया कि भाई जुलाई 24 से जुलाई 25 तक का, तो वो जून से जनवरी से जुलाई तक का तो अच्छा करंट अफेयर कवर करेंगी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगी। लेकिन जो जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 है उसे सिर्फ 5 पेज में निपटा देते हैं, ठीक है, अपने इंपॉर्टेंस के हिसाब से कि भाई क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो जो चीज़ें प्रायोरिटी में रखना चाहते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो करंट अफेयर्स होता है वो स्किप हो जाता है। पर ये इस मैगजीन की खासियत क्या है, एक तो इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, वन लाइनर। अगर जो करंट अफेयर्स होता है वो यहाँ से तो नहीं जाता बाहर, ठीक है, मतलब इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं प्रेजेंटेशन के मामले में। और इवन इन्होंने अगर अगस्त से लिखा है तो यकीन मानिए इसके पीछे से भी इन्होंने ये करंट कवर किया होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी मैगजीन रहती है, जो मार्केट में आती है उनसे ज़बरदस्त रहती है ये। तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं, ठीक है। इसको आए हुए मार्केट में 10 से 15 दिन हो गए हैं। मैं थोड़ा देर से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन देर से आए हैं पर दुरुस्त आएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट 100.com की जो वन लाइनर है वो देख लेते हैं। इसमें पहला आएगा राष्ट्रीय सेगमेंट, ठीक है। और इसमें क्या है, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये है छत्तीसगढ़। असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है, तो इसका नाम है अंकिता। ये क्या है, असम राज्य की पहली एआई न्यूज एंकर है, ठीक है, याद रखना है। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है, ठीक है, पहली एनबीएफसी बनी है समुद्री क्षेत्र की, वो कौन है, सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली यानी क्वांटम कंप्यूटिंग घाटी जो है ये किस शहर में स्थापित की जाएगी, आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित की जाएगी भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को इसमें शामिल किया गया है। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये जो विश्व धरोहर स्थल है इसमें भारत के कितने स्थल शामिल हैं, तो 44 शामिल हो गए, अभी लेटेस्ट ये शामिल हुआ है। भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है, तो इसका ये पुलिस स्टेशन है केरल का अर्थनुकल पुलिस स्टेशन। कौन सा है, केरल का अर्थनुकल पुलिस स्टेशन, ठीक है, याद रखिएगा केरल का है। भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो किसने किया है, बिहार ने किया है। भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है, तो पंजाब के फजिल्का में खोला गया है लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा। किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है, सॉरी, आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन किसने शुरू किया है, हिमाचल प्रदेश ने शुरू कर दिया है पीडीएस के लिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बन गई है, तो इनका नाम है गीता समोता। लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है, ये बन गया है गंगा एक्सप्रेसवे। देश का पहला अर्ध स्वचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां समर्पित किया गया है, केरल का विझिंजम बंदरगाह है, और ये क्या है, अर्ध स्वचालित है, ठीक है, याद रखना है इसकी खासियत क्या है, अर्ध स्वचालित है। भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला राज्य कौन बन गया है, मध्य प्रदेश बन गया है। 2025 के बजट में भविष्य विभाग, ठीक है, भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, हरियाणा। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है, तो हिमाचल प्रदेश की हैं छोंजिन एंगमो। ये इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर मतलब ये दृष्टिबाधित महिला है पहली देश की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ये है तेलंगाना। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो पहला बन गया है केरल, ठीक है, जिसने पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल कर ली है। देश का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित हुआ है, तमिलनाडु के कलपक्कम में, और इसकी खासियत क्या है, ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है और ये देश का पहला भी है। देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया है, ये कहाँ किया गया है, केरल में। देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा प्रयागराज, ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देश का पहला स्थायी कलाग्राम बनाया जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, भारत की पहली अनुवादक की सुविधा से लैस विधानसभा किस राज्य में बनेगी, ये उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, उत्तर प्रदेश में बनेगी, ठीक है।
किस राज्य में एआई शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में, ठीक है। देश का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराष्ट्र में। और यहाँ पर आपने अभी देखा था कि देश का पहला एआई स्कूल बन रहा है केरल में, लेकिन अगर हम बात करेंगे विश्वविद्यालय की तो ये कहाँ बन रहा है? महाराष्ट्र में। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली के मौसम भवन में। किस शहर को असम की दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है? डिब्रूगढ़ को। और अभी असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी अभी दिसपुर है, दूसरी राजधानी के रूप में चुना गया है डिब्रूगढ़ को। 300 करोड़ की लागत से देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये लखनऊ में बनेगा, ठीक है। जिसकी लागत कितनी है? 300 करोड़ की है। और ये क्या है? सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क है देश का। वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। फिर आगे है कि 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो मुंबई की काम्या कार्तिकेयन है। इन्होंने क्या किया है? 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियां हैं उस पर चढ़ाई कर दी है, ठीक है। और ये सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात के जामनगर में। किसके द्वारा? अंबानी द्वारा। और क्या है ये? दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जाएगा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव या पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। यहां पर आपने देखी थी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली, ठीक है। ये भी अमरावती में है। अगर ऐसे आ जाए तो भी आपने अमरावती टिक करना है, और अगर क्वांटम कंप्यूटिंग गांव की बात आ जाए तो भी आपने अमरावती टिक करना है। किसने महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH44 पर, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, भारत के पहले बायो बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की डल झील में की है उबर शिकारा की शुरुआत, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? असम के मंगलदेई में पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किया जा रहा है। भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर, यहाँ पर सारी चीजें पहले ही हो रही हैं, तो भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर है तो किस शहर को चुना गया है? हैदराबाद को चुना गया है। वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ठीक है, जिसने वन नेशन वन कार्ड का सबसे ज्यादा फायदा उठाया है वो कौन सा राज्य है? बिहार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी की गई हैं? अभी हाल ही में करके पूछ सकता है, तो याद रखिएगा संस्कृत और मैथिली भाषा में, ठीक है। संस्कृत और मैथिली भाषा में ये जो प्रतियां हैं संविधान की वो जारी की गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? 2035 तक। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट, ठीक है, मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जमशेदपुर के CSIR राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में स्थापित किया जा रहा है देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट। देश का पहला AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? ठीक है, देश के पहले AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसकी शुरुआत हुई है। अब यहाँ पर स्कूल से बेसिकली आंगनबाड़ी एक प्री प्राइमरी हो जाता है ना, तो ऐसे देख लो। देश का पहला जो AI स्कूल है वो केरल में खोला जा रहा है। देश की पहली जो AI यूनिवर्सिटी है वो महाराष्ट्र में खोली जा रही है। और जो देश का पहला, ठीक है, AI आधारित आंगनबाड़ी केंद्र है ये कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खोला जा रहा है। तो ऐसे आपने याद रखना है। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया है? ये किया गया है दादरा नगर हवेली दमन दीव के सिलवासा में, ठीक है। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हरियाणा के OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। फिर आगे देख लेते हैं। टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका कहाँ बना है? ये आपने याद रखना है, ये भारत में बना है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आने वाले पेपर्स के लिए। पंचसूल पल्स नाम से अपना पहला FM रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लॉन्च हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? ये बन गई है इशिता भार्गव, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय वन लाइनर देख लेते हैं, इसमें क्या क्या है। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया है? जो सबसे ज्यादा ऋण दे रहा है कौन बन गया है? जर्मनी बन गया है। अब यहाँ पर अगर चाइना होगा तो आप मार दोगे टक्क से ऐसे, तो याद रखना है सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन बन गया है? जर्मनी। आगे है दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो महंगा शहर बन गया है मोनाको, और अब तो मोनाको बिस्कुट भी थोड़ा मतलब ज़्यादा महंगा आने लगा है ना, तो दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? मोनाको।
विश्व का पहली बार मानव मूत्रा से प्रत्यारोपण किस देश में हुआ है? ये अमेरिका में हुआ है, याद रखिएगा। मानव मूत्रा से प्रत्यारोपण हुआ है पहली बार अमेरिका में। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? ये बनाया है जापान ने। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया था? तो इसका नाम क्या था? जाफर एक्सप्रेस। ठीक है। एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? यूनाइटेड किंगडम बन गया है। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर उद्घाटित हुआ है या उद्घाटन किया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में, ठीक है, वहां पर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। अभी विश्व में पूछा जाता था, अब गोलार्ध में पूछा जा रहा है, फिर पूछा जाएगा मिल्की वे में कौन है ना? तो ऐसे क्वेश्चन बना रहे हैं। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? इनका नाम है जेडी वेंस। ठीक है, ये अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति हैं। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अमेरिका के बहुत ज्यादा व्याकरणिक हैं, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? बाल्ड ईगल को। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई है? मधुबनी में बनाई गई है। विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। नेपाल के हैं नीमा रिंजी। इन्होंने क्या किया है? जो विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियां हैं उनको फतह कर लिया है। अभी आपने देखा था यहाँ पर, ठीक है, काम्या कार्तिकेयन को, जिन्होंने क्या किया है कि जो 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियां हैं उन पर, ठीक है, उन पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी थी ये काम्या कार्तिकेयन। अब यहाँ पर कौन है? नेपाल के हैं नीमा रिंजी। इन्होंने विश्व की सभी 14, ठीक है, 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? जॉर्डन को। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड। एक चीज आपको एडिटोरिया में देखने को मिलेगी, अगर यहाँ पर दिया है कि 1 साल का करंट अफेयर्स, मतलब 1 साल का लिटरली वो करंट अफेयर्स होगा, उसको डिटेल में कवर किया जाएगा। अदर जो मैगजीन है वो शुरुआत के 6 महीनों में ज़्यादा फोकस करती हैं और बाद के जो 6 महीने हैं उन्हें 5-6 पेजेस में निपटा देती हैं, ठीक है। तो ये इसकी खासियत रहती है और साथ साथ इसका जो प्रेजेंटेशन रहता है एडिटोरिया का वो नंबर 1 रहता है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ये बन गया है रूस, ठीक है, जिसने तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। और किसने दी है? सबसे पहले रूस ने दिया है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? याद रखिएगा, सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? चीन के हुनान प्रांत में, ठीक है। अमीर को और चीजें मिल रही हैं। अब साइंस और टेक की बात करें तो भारत का पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट आरवीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? मेरठ छावनी में। अब बहुत ज़्यादा नल्ला निठल्ला आदमी होगा तो ये क्वेश्चन बनाएगा, अदरवाइज यार ये क्वेश्चन किसी भी तरीके के काम का नहीं है, ठीक है। विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? चीन में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3, अब याद रखिएगा हंसा 3 क्या है? ये पहला प्रशिक्षण विमान है और ये किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा विकसित किया गया है। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो चीन के बीजिंग में आयोजन हुआ है। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन बना है? इंडोनेशिया। मतलब ब्रह्मोस मिसाइल की डील जो है वो भारत के साथ फिलीपींस की हो चुकी है, जो कि पहला देश है, और दूसरा अब कौन हो गया है? इंडोनेशिया हो गया है। ये आपने याद रखना है। किस देश ने हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी, ठीक है, मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है? किसने किया है? भारत ने किया है। फिर आगे देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? अब नाम से स्पष्ट है असम सेट, तो ये असम सरकार ने किया है। IIT मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू किया? भारतीय रेलवे की सहायता से शुरू किया है। और इसमें कौन सी, अगर IIT पूछ लें कौन सी IIT इन्वॉल्व है, तो IIT मद्रास इन्वॉल्व है, ठीक है। एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन का संचालन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? याद रखिएगा, इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। इसने क्या किया है? अग्निवीरों के लिए नौकरियां आरक्षित करने वाली ये भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है, इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर। कौन सी? ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात के राज्य में बनने की घोषणा किसने की है? अश्विनी वैष्णव ने। तो याद रखना है, ये जो स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप है ये कहाँ बनेगी? गुजरात राज्य में। अब घोषणा किसने की है इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। सुनीता विलियम्स से किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की है? तो ये गई थी बोइंग स्टार लाइनर मिशन के साथ, ठीक है।
देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा का नाम याद रखिएगा, नेफिथ्रोमाइसिन नाम है इसका, और ये क्या है, देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अब यहाँ पर हम पूर्व लगा सकते हैं ना, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। विश्व का पहला हाइब्रिड, ठीक है, पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रिमेई, क्या नाम है इसका, रिमेई। याद रखना है, अगर पूछ लें कि चर्चा में रहा रिमेई क्या है, तो ये पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर है, और ये किसने लॉन्च किया है, जापान ने लॉन्च किया है। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है, 2028 में शुक्रयान भेजा जाएगा भारत के द्वारा। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट का नाम क्या है, किसान कवच नाम है, ठीक है, किसान कवच क्या है, पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट, और किसका है, भारत का। अब ये भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ग्वालियर में। अभी ऊपर हमने देखा था कि इसका उद्घाटन किसने किया है, तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया था। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, भारत बन गया है, जिसने जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित की हैं। अब इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैले हुए हैं, 21.76%, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन की पहली टैगिंग जो है वो कहाँ संपन्न हुई है, असम में हुई है। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है, अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर, ये बन गया है भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपके पास ऑप्शन होंगे केम्पेगौड़ा, ये इंदिरा IGT होगा, ठीक है, और वहाँ पर अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा भी दिया होगा, तो वहाँ पर हो सकता है आपका मोय मोय हो जाए, लेकिन आपने याद रखना है पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन बना है, अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन बन गया है, नॉर्वे बन गया है, जिसने इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपना लिया है। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है, केरल में है अरालाम वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे भारत का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया है, कच्छ, गुजरात में। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है, भारत बन गया है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है, चीन है, याद रखिएगा, पवन ऊर्जा उत्पादन में जो नंबर 1 पर है वो कौन सा देश है, चीन है। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य हैं, ठीक है, ये जो विंड एनर्जी है इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भारत के किस स्टेट में होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में, उसके बाद कर्नाटक में, और फिर होता है तमिलनाडु में, ये आपको याद रखना है। भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली का सृजन कहाँ हुआ है, एम्स दिल्ली में, और इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया था सृजनम, ठीक है, सृजनम रखा गया था, और ये क्या है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट रूपांतरण प्रणाली है, जिसका उद्घाटन एम्स दिल्ली में किया गया। अब स्पोर्ट का देख लेते हैं। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, लेह लद्दाख में, और ये विश्व का पहला है। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है, ये बना है दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं, याद रखिएगा, विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे और सबसे युवा भारतीय बने हैं, ठीक है, डी गुकेश, और पहले कौन है, विश्वनाथन आनंद हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया, पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया, यानी बिहार के 5 जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ, कहाँ, पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं, महेंद्र सिंह धोनी, यानी इनके पहले 10 भारतीय क्रिकेटर जो हैं वो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब किस नाम से जाना जाएगा, वैसे इसमें डाउट है कि ये प्रतिवर्ष होती है नहीं, शायद हर दूसरे साल होती है, लेकिन इसका नाम है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ठीक है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये भारत और श्रीलंका इसको होस्ट करेंगे, ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। IPL के किस संस्करण का विजेता बना है, ठीक है, RCB, तो ये 18वें संस्करण का विजेता बना है RCB। IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितनी गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया, 35 गेंद में, जिसका कोई लेना देना नहीं कि कितनी गेंद में बनाया था, वाइड गेंद खेली थी कि नहीं खेली थी, ये सब बेकार की बातें हैं। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी भाला फेंक कर अपना सर्वोच्च थ्रो फेंका है, तो ये दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का इन्होंने भाला फेंका है, और वहाँ पर मतलब दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल इन्हें मिला था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, ये हो गया जो भी फटाफट वाला था वन लाइनर। अब देख लेते हैं 2024-25 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, ये हमारे लिए काम के हैं, यहाँ से सवाल बनता है, कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर इसमें से एक सवाल आपको देखने को जरूर मिल जाता है।
ठीक है, महीना नहीं पूछते हैं, लेकिन पूछ लेते हैं कि ये उत्सव किस राज्य से संबंधित है। जैसे पहला है बोनालू, ठीक है, बोनालू उत्सव ये कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया है बोनालू उत्सव। अब इसकी हम महीना नहीं देखने जा रहे हैं, ठीक है, आपने इतना ध्यान रखना है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में। लेवेंडर महोत्सव, ये जो लेवेंडर महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में मनाया गया। खीर भवानी उत्सव ये जम्मू कश्मीर में होता है। अंबुबाची मेला ये आपको पता होगा, असम के गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में होता है अंबुबाची मेला। शिरुई लिली, अब यहाँ से नाम आपको शिरुई है, ये आपको मतलब थोड़ा सा क्लू देगा कि भाई दक्षिण भारत का कोई उत्सव है, लेकिन आपने याद रखना है, आपने घबराना नहीं है, आपने लगाना किसको है? मणिपुर को। तो सिरुई लिली उत्सव जो है ये कहाँ होता है? मणिपुर में। त्रिशूरपुरम, ठीक है, त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ होता है? केरल में होता है। पुष्कर कुंभ की अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। सरस्वती पुष्करालू कुंभ, सरस्वती पुष्करालू कुंभ ये तेलंगाना में, ठीक है, ये याद रखिएगा। पुष्कर अगर आ जाए, पुष्कर कुंभ, तो ये उत्तराखंड में, और अगर पुष्करालू कुंभ आ जाए तो तेलंगाना में, याद रखना है आपने। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव मिजोरम में। रम्मान, ठीक है, रम्मान उत्सव ये उत्तराखंड का है। चैरा ओबा उत्सव ये मणिपुर का है, ठीक है, मणिपुर में अभी हमने दो देख लिए हैं, एक देख लिया सिरुई लिली और एक देख लिया है चैरा ओबा उत्सव। फिर सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है झारखंड में। खुबानी, खुबानी फूल उत्सव लद्दाख, ठीक है, खुबानी एक ड्राई फ्रूट भी होता है, तो खुबानी फूल उत्सव जो है ये कहाँ? लद्दाख में मनाया जाता है। अब खुबानी फूल है तो इससे थोड़ा आप आइडिया ये भी लगा सकते हो कि जब भाई खुबानी में मतलब वो जो ड्राई फ्रूट है उसका जब फूल आता होगा, ठीक है, फल बनने से पहले जो फूल आता है उसके लिए ये उत्सव मनाया जाता होगा। जात्रा, ठीक है, जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। खोंगजोम, खोंगजोम मणिपुर में मनाया जाता है खोंगजोम, अब ये तीसरा आ गया है मणिपुर का, ठीक है। माधवपुर घेड़ मेला, अब माधवपुर घेड़ मेला ये कहाँ? गुजरात में। अब बात करते हैं जदिया स्वामी, तो जदिया स्वामी उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। चपचार कूट की बात करें, यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, तो चपचार कूट कहाँ? मिजोरम में। अट्टुकल पोंगल, ठीक है, अट्टुकल पोंगल ये तो आइडिया लगा ही लोगे, केरल में। सिंगमो उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। न्यू कुम यूलो, ठीक है, न्यू कुम यूलो उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हैरात पर्व कहाँ मनाया जाता है? हैरात, हैरात पर्व मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला ये कहाँ किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है, 38वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया। थाई पूसम त्योहार, थाई पूसम त्योहार किसका, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सांभर फेस्टिवल ये राजस्थान में मनाया गया, ठीक है, सांभर लेक से आइडिया लगा लेना, सांभर फेस्टिवल राजस्थान में। फ्लेमिंगो, ठीक है, फ्लेमिंगो महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया? फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया गया है, ये आपने याद रखना है, फ्लेमिंगो महोत्सव। पांग शाऊ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जनवरी 2025 में कहाँ मनाया गया था? कर्नाटक के बेंगलुरु में, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव बेंगलुरु में मनाया गया है, बाजरा बेंगलोर। 23वां दिव्य कला मेला ये कहाँ मनाया गया है? गुजरात के बड़ोदरा में 23वां दिव्य कला मेला। 22वां दिव्य कला मेला मनाया गया था नई दिल्ली के इंडिया गेट पे, ठीक है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव, अब ये तो आप ऐसे मारोगे कि भाई नॉर्थ ईस्ट में मनाया गया होगा, लेकिन याद रखना जो प्रथम बोडोलैंड महोत्सव है ये कहाँ मनाया गया है? नई दिल्ली में, ठीक है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव ये भी नई दिल्ली में मनाया गया है। फ्लाइंग फेस्टिवल, ठीक है, फ्लाइंग फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश के जुंगा में, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जुंगा, वहां पर फ्लाइंग फेस्टिवल मनाया गया। गंगा उत्सव ये हरिद्वार में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? दिल्ली में। मेरा हो चोंगवा, ठीक है, मेरा हो चोंगवा, मेरा हो चोंगवा ये कहाँ मनाया गया है? मणिपुर के इम्फाल में, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, वहां पर मनाया गया है मेरा हो चोंगवा, ठीक है। फिर है 21वां दिव्य कला मेला, अभी हमने 23वां देख लिया, 22वां देख लिया, अब है 21वां, ये जो कब मनाया गया? अक्टूबर 2024 में, कहाँ मनाया गया? जबलपुर में। तो 21वां जबलपुर में, 22वां इंडिया गेट नई दिल्ली में और 23वां बड़ोदरा गुजरात में। फिर है तिरुओणम, ठीक है, तिरुओणम या जिसको ओणम भी कहते हैं ये कहाँ मनाया गया? केरल में। और जास्कर महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया। तो इस तरीके से सारी चीजें हो गई हैं। अगला सेगमेंट है इसमें बजट 2025-26। वैसे तो आप कई जगह पढ़ चुके होंगे या कई बार पढ़ चुके होंगे, ले यहाँ पर एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और शायद हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ें मिल जाएं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बेसिकली आपको यहाँ से मिल सकती हैं, ठीक है। तो एक बार रिवीजन के थ्रू पर्पज से ही देख लीजिए या कुछ नया सीखने के पर्पज से देख लीजिए। अब इसमें देख लेते हैं, पहला क्या दिया है कि महान तेलुगु कवि गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन, कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है। अब बहुत ज़्यादा दिमाग जो है उसका ठनका होगा, तो ये कोट करके पूछ सकता है कि बजट में इसकी चर्चा की गई, ये किसका है? तो याद रखिएगा तेलुगु कवि हैं गुराजादा अप्पा राव, उनका है। इस कथन को कोट करते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया है। अब ये जो केंद्रीय बजट 2025-26 है, इसकी थीम क्या थी? सबका विकास, ठीक है, सबका विकास।
विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। अब 6 व्यापक सिद्धांत कौन से थे वो हम देख लेते हैं, जो कि किसके लिए थे, विकसित भारत के लिए। पहला था गरीबी से मुक्ति, दूसरा है 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, तीसरा है बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, चौथा है 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, पांचवा है आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, ठीक है, और छठा है हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। ये 6 सिद्धांत हैं विकसित भारत के। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। कौन से 6 क्षेत्र? नंबर 1 पर है कराधान, नंबर 2 पर विद्युत क्षेत्र, नंबर 3 पर शहरी विकास, 4 खनन, 5 पर वित्तीय क्षेत्र और छठे पर विनियामक सुधार। तो ये जो 6 क्षेत्र हैं इनमें क्या करना है, एक ट्रांसफॉर्म करना है। अब अगर हम बात करें तो बजट कितना था, ठीक है, तो कुल 50.65 लाख करोड़ का बजट था। अब अगर इसको ऐसे देखें 50-65-345, ठीक है, 50-65-345 करोड़ का बजट था। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना है, 50-65-345 करोड़, ठीक है, कुल प्राप्तियां होने का अनुमान कितना है, 50-65-345, और जितना बजट है। राजस्व प्राप्तियां कितनी होंगी, आप शुरुआत के डेटा याद रखो, आइडिया लग जाएगा एक बार देख लेने से, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां होंगी 34,20,409। अब इनको लाख में याद करने जाओगे तो डेटा कतई याद नहीं होने वाला है। ऐसे याद करो जैसे आप कोई फोन नंबर याद कर रहे हो। तो 34,20,409 ये क्या है, राजस्व प्राप्तियां हैं। अगर हम पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो 16,44,936, ठीक है, 16,44,936 करोड़ ये है राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। अब अगर हम कुल खर्च की बात करें, ठीक है, हमने प्राप्तियां देख ली, कुल खर्च की बात करें तो कुल खर्च भी जितना प्राप्त हुआ है उतना ही टोटल खर्चा हो रहा है और उतना ही टोटल बजट आया है। तो 50-65-345 करोड़ कुल खर्च होने का अनुमान है। तो ये 3 काम आपके आसान हो गए क्योंकि तीनों का डेटा सेम है। अब अगर हम बात करें राजस्व खर्च कितना होगा, तो राजस्व होगा 39,44, ठीक है। याद रखना जैसे पूंजीगत प्राप्तियां हम पढ़ रहे थे तो वहां पर था कितना, 16,44,936। अब राजस्व खर्च की बात करेंगे तो मोबाइल नंबर डायल करेंगे कौन सा, 39,44,255, ठीक है, कौन सा डायल करेंगे, 39,44,255 करोड़ क्या हो जाएगा, राजस्व खर्च यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। पूंजीगत खर्च की बात करें या कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 11,21,090, ठीक है। तो जो पूंजीगत खर्च है ये कितना है, 11,21,090 या 11,210,90, जैसे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको फोन नंबर डायल ही करने पड़ेंगे तभी आपको याद होगा। अब अगर हम विभिन्न घाटों की बात करें, पूछ लेता है या तो मैचिंग में मिलवा लेता है, इन चारों को देखे ऐसे मैच करो भाई, ये 1 2 3 4 किससे मैच हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे मिलवा लेगा। तो अभी हम देख लेते हैं, जैसे अभी हम बजट अनुमान वाला देखते हैं, संशोधित तो मतलब कभी कभी पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, ये वाला आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो ये कितना है, जीडीपी का 4.4% है, ठीक है। राजस्व घाटा की बात करें तो 1.5% है जीडीपी का राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है, 0.3% ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का 0.3%। प्राथमिक घाटा कितना है, जीडीपी का 0.8%, ठीक है। अगर इनको ऑर्डर में भी लगाने को आ जाए तो नंबर 1 पर कौन आ जाएगा, राजकोषीय घाटा, नंबर 2 पर आ जाएगा राजस्व घाटा, नंबर 3 पर प्राथमिक घाटा और नंबर 4 पर कौन आ जाएगा, प्रभावी राजस्व घाटा। तो ये आपने ऑर्डर भी सेट कर लेना है। केंद्रीय बजट 2025-26 की शीर्ष 4 मदों की बात करें तो सबसे ज्यादा रुपया आ कहां से रहा, ठीक है। अगर आप 1 रुपया लाते हो तो सरकार 1 रुपया ला कहां से रही है, ये देख लो आप। उधार और जो अन्य देयता है वहां से इन्हें 24%, यानी अगर हम बात करें कि 1 रुपये में 100 पैसे तो 24 पैसे ये कहां से ला रहे हैं, उधार और अन्य देयताएं से ला रहे हैं, ठीक है। आयकर से कितना ला रहे हैं, 22 पैसे, और फिर उसके बाद जीएसटी 18% और फिर निगम कर 17%। तो ऑर्डर याद रखना, सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उधार एवं अन्य देयताएं से कितना आ रहा है, 24%, उसके बाद इनकम टैक्स, फिर जीएसटी और फिर आता है कारपोरेट टैक्स। अब रुपया आया है तो रुपया जाएगा भी कहीं, तो कहाँ जा रहा है, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना है, 22% है, ठीक है। नंबर 2 पर है ब्याज अदायगी कितना, 20%। केंद्रीय क्षेत्र की यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम 16%। इसमें क्या है, रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है। अगर स्टेटमेंट दे दे तो याद रखना है कि ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे जो खर्चा किया गया 16% का, इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है, और रक्षा पर कितना खर्चा हुआ है, 8% का, ठीक है। ये जो टॉप 4 जो मद हैं उनकी बात की गई है। फिर बजट भाषण खंड ए की बात करें तो इस बजट में विकास के लिए 4 इंजनों की बात की गई है। अब ये 4 इंजन कौन से हैं, ये आपने इंजन याद रखना है, ठीक है। कृषि है, निवेश है, एमएसएमई है और निर्यात है। कौन कौन सा है, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई और एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आगे अगर हम बात करें इंजन, तो अब हम ये जो इंजन है इंजन वाइज देख लेते हैं। तो पहले इंजन के रूप में कृषि, इसमें क्या क्या कहा गया है,
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। तो कितने जिले होंगे? 100 जिले होंगे, जिनकी क्राइटेरिया भी दे दिया गया है कि क्या क्या होगा इसमें। कम उत्पादकता होगी, कम फसलों की बुआई अगर वहां पर हो रही है, और औसत से कम वहां पर अगर ऋण मानदंड है, उन 100 जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य होगा उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधता अपनाने, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने तथा दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाया जाएगा। ठीक है। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की भी संभावना है। फिर आगे अगर हम बात करें ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, अब इसमें क्या है कि पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा, वो हम ऊपर देख ही चुके हैं। आगे देख लेते हैं। फिर आगे है दलहन में आत्मनिर्भरता। इसमें क्या है कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है। फिर भारत सरकार तूर, उड़द और मसूर, ये आपने याद रखना है कि तूर है, उड़द है और मसूर है। अगर चना है तो आपने हटा देना है। कौन सा है? तूर, उड़द और मसूर। इन पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने का मतलब शुरू किया है या शुरू करेगी। तो याद रखना कितने वर्ष का होगा मिशन? 6 साल का होगा। तो भारत सरकार शुरू करेगी तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्ष का एक मिशन दलहनों पर आत्मनिर्भरता। ठीक है। फिर सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। सिंपल सी बात है, इसमें इतना कुछ है नहीं। क्या करना है? प्रभावी आपूर्तियां बढ़ाना है, प्रसंस्करण करना है, किसानों के लिए लाभकारी मूल्य बढ़ावा देना है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर बिहार में मखाना बोर्ड, मखाना का उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा? राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा? अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना। जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना। ठीक है। कितना? 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना है। मत्स्य उद्योग की बात करें तो मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि। ठीक है। याद रखिएगा, मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन है? भारत। तो याद रखना है, विश्व भर में जो मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। ठीक है। समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़ है। हमारी सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने और गहरे समुद्रों से सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क लाएगी। कपास उत्पादकता मिशन, कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा की गई है और इसके लिए एक पंचवर्षीय अभियान लाया जाएगा या अभियान शुरू किया जाएगा। तो ये जो कपास उत्पादकता मिशन है कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए होगा, क्योंकि ये पंचवर्षीय है। ठीक है। पंचवर्षीय की बात किया जा रहा है तो 5 साल के लिए होगा। ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो किसान क्रेडिट का माध्यम से ऋण दिया जाता था, पहले 3 लाख था। ठीक है। 3 लाख की उसमें लिमिट थी। अब उसको कितना कर दिया गया है? 5 लाख कर दिया गया। यानी किसान क्रेडिट कार्ड से अब कोई इंसान जो है या कोई किसान क्या कर सकता है? 3 लाख की बजाय 5 लाख तक का ऋण ले सकता है। तो पहला इंजन कृषि हो गया। दूसरा बात करते हैं एमएसएमई। ठीक है। दूसरा इंजन कौन सा है? एमएसएमई है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। वित्त मंत्री ने विकास के लिए 5.7 करोड़ एमएसएमई को दूसरा शक्तिशाली इंजन बताया है और यह हमारे निर्यात में 45% योगदान करता है। यह आपको याद रखना है कि एमएसएमई जो है वो भारत के निर्यात में कितना योगदान करता है? 45%। इतना परसेंटेज माइनर सा पूछ भी सकते हैं। तो 45% योगदान करता है। वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी कई जगह आपने पढ़ लिया होगा, ये जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, इसमें पहले जो निवेश की राशि थी उसमें कितनी 2.5 गुना की वृद्धि कर दी गई है और टर्नओवर, यानी टर्नओवर में बात करें तो टर्नओवर में 2 गुना की वृद्धि कर दी गई है। जैसे सूक्ष्म उद्योग की बात करें तो पहले कितना था? 1 था। ठीक है। वर्तमान 1 था और संशोधित यानी अब जो होगा, जब बजट के टाइम किया गया तो 1 था और अब तो 2.5 गुना। वही मैं बता रहा हूँ कि 2.5 गुना इसमें वृद्धि हो गई है। ठीक है। तो निवेश पहले इसमें कितना था? 1, अब कितना हो गया? 2.5 हो गया। लघु में पहले निवेश 10 था, 10 करोड़, अब कितना हो गया? 25 करोड़, यानी 2.5 करोड़ इसमें 2.5 गुना इसमें वृद्धि कर दी गई है। टर्नओवर पहले 5 था, अब इसको कर दिया गया 10, किसमें? सूक्ष्म उद्योग में। तो ये भी 2 गुना हो गया। ये देखिए 50 का 100 हो गया, 250 का 500 हो गया। ठीक है। तो निवेश में 2.5 गुना की वृद्धि और टर्नओवर में 2 गुना की वृद्धि कर दी गई है। इतना आइडिया लगा लेंगे तो आंसर सही हो जाएगा।
हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। तो कुल मिला के ये बजट भाषण से ही पॉइंट उठाया गया है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ के अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। ठीक है, स्टार्टअप के लिए कितना, 10,000 करोड़ का अंशदान दिया जाएगा। भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जाएगी। ये बात यहाँ पर की गई है। फिर आगे अगर हम देखें, बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान, ये बिहार में। ठीक है, और किस लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए इसकी स्थापना की जा रही है। तीसरे इंजन की बात करें, इसमें क्या है, निवेश। ठीक है, लोगों में निवेश की अगर इसमें 3 पार्ट में बांटा है, लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश। इसमें क्या है, लोगों में निवेश की अगर हम बात करें तो सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों की पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है। इसमें कोई लेना देना नहीं। याद ये रखना है कि अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। कितनी, 50,000। ठीक है, 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी, 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। यहाँ पर याद रखना, सरकारी माध्यमिक स्कूलों की बात की जा रही है, अगर प्राथमिक दे दें तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सरकारी माध्यमिक स्कूल है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। फिर स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया है और इसका लक्ष्य है विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना। ठीक है, 23 IIT में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है, ये इसमें बताया गया है, उससे कोई लेना देना है नहीं। आगे देख लो, 500 करोड़ के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु AI संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो जो शिक्षा के लिए एक AI संबंधी उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, उसकी लागत कितनी है, 500 करोड़ का परिव्यय किया गया है। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करते हुए अगले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, ऐसा बजट में कहा गया है। अगले 3 वर्षों में सभी जिला, ठीक है, सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी और 2025-26 में कितना टारगेट है, 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे 2025-26 में। बाकी अगले 3 वर्षों में जो सभी जिले हैं वहां पर डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, फिर PM स्वनिधि स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 की सीमा के साथ UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। बजट में घोषणा की गई है कि सरकार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग श्रमिकों के पहचान पत्र बनाने के साथ साथ ई श्रम पोर्टल पर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी। यानी ये जो गिग श्रमिक हैं, यानी ये गिग श्रमिक कौन से होते हैं, जैसे आप देख रहे हो जोमेटो हो गया, रैपिडो हो गया, इन पे जो काम करने वाले लोग हैं, इन्हें भी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जो है वो इनका कराया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर कही गई है। फिर है अर्थव्यवस्था में निवेश, जो हमने 3 पार्ट, जो तीसरे इंजन के 3 पार्ट हैं उसमें पहला पार्ट देखा। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था में निवेश। इसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में निवेश के अंतर्गत श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बुनियादी ढांचा संबंधित मंत्रालय PPP मोड में परियोजनाओं पर 3 वर्ष की अवधि के साथ कार्य करेंगे। ठीक है, ये सब छोड़ो, यहाँ पर ये काम की चीज़ है कि परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30। ठीक है, वर्ष 2021 में आई थी प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना, ये आपको याद रखना, हो सकता है मैचिंग में करवा लें। तो प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण परियोजना कब आई थी, 2021 में, और जो दूसरी आई है वो आई है 2025 में। ठीक है, पहली 2021 में आई है और दूसरी जो आई है वो 2025 में। तो 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के लिए 2025 से 2030 हेतु द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। 100% कवरेज हासिल करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक इसको विस्तृत करने की घोषणा की गई है। जल जीवन मिशन शुरू कब हुआ था, तो ये 2019 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसका लक्ष्य था कि भाई 2024 तक सभी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जो मतलब नल से जल का कनेक्शन देना था। अभी 80% ही टारगेट पूरा हो पाया है और इसको बढ़ा दिया गया है 2028 तक। फिर शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए सरकार 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि, ठीक है, याद रखिएगा, शहरी चुनौती निधि कितनी, 1 लाख करोड़ की स्थापित करेगी और 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन का इसमें प्रस्ताव है। वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अत्यावश्यक है। कब तक, 2047 तक का टारगेट है कि 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास कर लिया जाए।
लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। तो आपने याद रखना है, परमाणु ऊर्जा मिशन बजट 2025-26 में इसकी बात की गई है। किस लिए? लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास के लिए। और कितना फंड? 20,000 करोड़ का। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR यानी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर क्रियाशील हो जाएंगे। कब तक? 2033 तक 5 हो जाएंगे एक्टिवेट। सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधिक वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ की निधि के साथ एक सामुद्रिक विकास निधि स्थापित की जाएगी। तो सामुद्रिक विकास निधि के लिए कितना? 25,000 करोड़ रुपए, जिसमें सरकार 49% का अंशदान करेगी और शेष राशि जो है वो पत्तनों और निजी क्षेत्रों से जुटाई जाएगी। ये आपको याद रखना है। फिर बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, ये इसमें कहा गया है। पश्चिमी कोशी नहर ERM परियोजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। ये जो पश्चिमी कोशी नहर परियोजना है कहाँ? मिथिलांचल में। फिर है स्वामी निधि 2 योजना, किफ़ायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो, जिसको स्वामी कहा गया है, के अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजनाओं में 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। ये इसमें कहा गया है। ठीक है। फिर देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। कितने? 50 पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा चैलेंज मोड माध्यम से। ठीक है। और राज्यों की भागीदारी भी होगी इसमें। नवाचार में निवेश यानी थर्ड पार्ट की बात करें तो अनुसंधान विकास और नवाचार पहलों को कार्यान्वित करने के लिए 20,000 करोड़ बजट आवंटित किया गया है। कितना? 20,000 दिया गया है। एक स्कीम आई है PM अनुसंधान अध्येता वृत्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ IIT और IISc में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्येता वृत्तियां प्रदान की जाएंगी यानी फेलोशिप। ठीक है। खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। भूस्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन शुरू किया जाएगा। फिर एक और मिशन आया है ज्ञान भारत मिशन। इसमें क्या होगा? शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है। तो कुल मिला के जो ज्ञान भारत मिशन है ये पांडुलिपियों के संरक्षण से संबंधित है और इसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। डेटा याद रखना। चौथा है इंजन यानी निर्यात। इसमें अगर हम बात करें तो चौथा इंजन बताते हुए कहा है कि क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। यह आपके लिए काम का हो जाएगा कि ये जो निर्यात संवर्धन मिशन है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है। तो 3 मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हैं। कौन सी? वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। सरकार उद्योग 4.0 से संबंधित अवसरों का लाभ उठाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। ईंधन के रूप में सुधार की अगर हम बात करें, फिर यहाँ पर दिया गया कि इंजन के लिए ईंधन के तौर पर सुधारों को स्पष्ट करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा समय में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए फेसलेस मूल्यांकन, करदाता चार्टर, ये हमें से कोई लेना देना नहीं, छोड़ो उसको। ठीक है। बाकी ये देखो, बीमा क्षेत्र के लिए जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। जो बीमा निवेश में FDI की सीमा पहले 74% थी, अब वो कितनी कर दी जाएगी? 100% की जाएगी। ये इसमें कहा गया है। फिर वर्ष 2025 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्री का पुनरुद्धार किया जाएगा। ठीक है। और इसमें कुछ खास उतना है नहीं। विनियामक सुधार में भी उतना ही है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यानी FSDC के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय विनियमों, सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित होगा। जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा। तो वही सारी चीजें हैं, बाकी आप छोड़ सकते हो। बजट भाषण खंड B की बात करें, जिसमें कहा गया है अप्रत्यक्ष कर के बारे में यानी इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना, ये बात कही गई है। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है और इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर सहित 8 रह जाएंगी। तो कितनी टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव है? 7 टैरिफ दरें हटाई जाएंगी। कैंसर जैसे असाधारण रोगों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरीके से छूट होगी। कितनी? 36 जीवन रक्षक औषधियां हैं। ठीक है। कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैटरी, पारा, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अपशिष्ट एवं अवशिष्ट पर पूरी तरीके से छूट का प्रस्ताव है।
बुने हुए वस्त्रों पर सीमा शुल्क को संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम जो भी अधिक हो वो करने का प्रस्ताव किया गया है। तो कुल मिला के बुने हुए वस्त्रों पर अगर हम बात करें, सीमा शुल्क कितना है 20%। अगर परसेंटेज के मामले में देखेंगे तो 20%, अगर पैसे के मामले में देखेंगे तो 115 रुपये प्रति किलोग्राम। फिर इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले यानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% किया गया है। याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं इन पर जो सीमा शुल्क है वो पहले 10% था, अब उसे कितना कर दिया गया है, 20% कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिथियम आयन बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी गई है। समुद्री उत्पाद फ्रोजन फिश पेस्ट के निर्यात पर सीमा शुल्क 30% से घटाकर कितना कर दिया गया है, 5% किया गया है। अब यहाँ पर अगर आप ये प्री में ना पूछा जाए, अगर मेंस में भी पूछ लिया जाए कि निर्यात के लिए सरकार क्या क्या प्रक्रम कर रही है निर्यात बढ़ाने के लिए, तो ये आप दे सकते हो। जो पहले फ्रोजन फिश पेस्ट के निर्यात पे जो सीमा शुल्क था 30%, अब उसे कितना कर दिया है, 5% कर दिया है। आयातित वस्तुओं के अंतिम उपयोग की समय सीमा पहले 6 महीने थी, अब कितनी कर दी गई है, 1 वर्ष कर दी गई है। अब प्रत्यक्ष कर की बात कर लें अगर, तो नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय, ठीक है, अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। यानी 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपए होगी। ठीक है, अब नई कर व्यवस्था में अगर आप स्लैब की बात करोगे तो कितने स्लैब हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 स्लैब हैं। ठीक है, इसमें 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 to 8 यानी 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20% और 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक कितना 30% का जो है टैक्स यहाँ पर लिया जा रहा है। टीडीएस को तर्कसंगत बनाना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपए से 2 गुनी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1 लाख रुपए की जा रही है। छोटे धर्मार्थ न्यासों संस्थाओं की पंजीकृत अवधि, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा जगह ये कवर नहीं किया गया है तो हो सकता है आपसे स्किप हो गया होगा, थोड़ा देख लेना आपने कि जो छोटे धर्मार्थ न्यास और संस्थाएं हैं इनकी पंजीकृत अवधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। यानी इनकी जो रजिस्ट्रेशन जो पीरियड था पहले इनका 5 वर्ष का था, अब इनका 10 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, बजट 2025-26 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। अब कौन सी योजनाएं हैं जिन पर सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया है, तो एक तो है नंबर 1 पर कौन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको दिया गया है 203। ठीक है, 20-30-00, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 20-30-00। फिर मनरेगा को दिया गया है 86,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन को दिया गया है 67,000 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान को दिया गया है 63,500 करोड़ रुपए। यही अगर हम प्रमुख मदों पर व्यय की बात करें, ठीक है, ये तो योजनाओं पर हमने देखा, अब हम मदों की बात करें तो रक्षा डिफेंस में सबसे ज़्यादा कितना 491,732, तो ये आपने याद रखना, यहाँ पर 4.91 करके भी दे सकते हैं, तो 491,732 करोड़ दिया गया है रक्षा को। ग्रामीण विकास के लिए आया है 266,817, यहाँ पर 2.66 करके भी दे सकते हैं। कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप इसके लिए 171, ठीक है, 1.71, तो 171 437 करोड़ कृषि। शिक्षा के लिए 128 650 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 98,311 करोड़ रुपए दिया गया है बजट में, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। यहाँ आपने ये देखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण तैयार कौन करता है। मंत्रालय तो आपको पता है कि वित्त मंत्रालय, बेसिकली इसमें विभाग पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है जो आर्थिक मामलों का विभाग है वो आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता है। भारत का जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण है ये 1950-51 में पेश किया गया था। 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ पेश किया जाता था और 1964 के बाद इसे आम बजट से एक दिन पहले पेश किया जाने लगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि 1964 तक बजट और जो सर्वे है ये एक साथ आता था, लेकिन 64 के बाद क्या हुआ कि बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आने लगा। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ देखें कि आर्थिक समीक्षा अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का हम अगर अनुमान लगाएं तो यहाँ पर 2025-26 में जो अपेक्षित है, ठीक है, आर्थिक समीक्षा में जो बात की गई है उसमें पहले हम देखें 2023-24 का जो अंतरिम अनुमान आया है उसमें जीडीपी वृद्धि कितनी बताई गई है, 8.2%। ठीक है,
और राजकोषीय घाटा कितना बताया गया है, जीडीपी का 5.6% बताया गया है। 2024-25 में जो पहला अग्रिम अनुमान आया है उसके हिसाब से 6.4%। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण में, ठीक है, 2025-26 में जो ग्रोथ है या जीडीपी ग्रोथ की बात है वो आर्थिक समीक्षा में क्या कही गई है। तो 2025-26 में अपेक्षित है जीडीपी ग्रोथ 6.3 से 6.8% की वृद्धि यहाँ पर इसकी अपेक्षा की गई है। ये आपको डेटा याद रखना, ये ज़्यादा जरूरी है। बाकी यहाँ पर भी कुछ काम की चीज़ें हैं, जैसे भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में क्या है। अगर हम वैश्विक सेवा निर्यात में बात करें, ठीक है, वैश्विक सेवा निर्यात में अगर हम बात करें तो 7वें स्थान पर है। सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाओं में बात करें तो 6ठे स्थान पर है। निर्माण सेवाओं में अगर हम बात करें तो 8वें नंबर पर है। विदेशी मुद्रा भंडार में 4थे नंबर पर है। सीमेंट के उत्पादन में 2 नंबर पर आता है। वस्त्र और परिधान के निर्यात में 6ठे नंबर पर आता है। दवा उद्योग यानी फार्मास्यूटिकल मात्रा के हिसाब से अगर क्वांटिटी की बात करें तो 3रे स्थान पर, और रेलवे नेटवर्क में 4थे स्थान पर आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मतलब किन सेक्टर में भारत की पोजीशन क्या है। अब यहाँ पर ये जैसे मैंने हाईलाइट कर दिया जीडीपी वृद्धि दर, अब पहले भी इसको वैसे तो बताया लेकिन याद रखना, जैसे जीडीपी वृद्धि दर की बात करें, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो 2021-22 में कितनी थी, 9.7, ठीक है, 9.7 थी 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर, और 2025-26 में कितनी अनुमानित की गई है, 6.3 से 6.8%। अगर स्टेटमेंट ऐसा बनता है कि 2021 से लेकर 2000 या पिछले 5 वर्षों में भारत की जीडीपी ग्रोथ लगातार वृद्धि रही, उसमें जो है लगातार वृद्धि होती रही है, तो आपको दिख रहा है पहले वृद्धि हुई है, फिर कमी हुई है, फिर वृद्धि हुई है, ठीक है, फिर कमी हुई है, और अभी जो बात की गई है 6.3 से 6.8 के बीच में, अभी कोई मतलब सॉलिड नहीं है या कुछ पक्का नहीं है कि कितना क्या आएगा, इसके बीच में हो सकता है। तो हो सकता है 6.3 अगर होगा तो कमी दिखेगी, अगर 6.8 है तो फिर वृद्धि दिखेगी। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है कि पिछले 5 वर्षों में भारत की जीडीपी ग्रोथ में लगातार वृद्धि हुई है तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इस ग्राफ से। अगर हम खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, ठीक है, अगर हम फूड प्रोडक्शन की बात करें तो ये तो आपको पता है मिलियन टन में काउंट होता है। 2020-21 की अगर हम बात करते हैं तो जो खाद्यान्न उत्पादन था वो कितना था, 310.7, ठीक है, 310.7 मिलियन टन। उसके अगले साल 315 हुआ, फिर उसके बाद 329 हुआ, और अभी कितना है, 332। तो अगर हम 2020 से 2023, ठीक है, 2020-21 से 2023-24 देखेंगे, यानी इन 4 सालों में भारत ने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है, तो स्टेटमेंट एकदम सही होगा, ठीक है, लगातार वृद्धि दर्ज की है, तो आप लगातार भी देख सकते हो, पहले 310 था, फिर 15 हुआ, फिर 29 हुआ, और उसके बाद 332 हो गया है। यही चीज अब हम राजकोषीय घाटा में देखते हैं, ठीक है। 2020-21 में राजकोषीय घाटा कितना था जीडीपी के परसेंट के रूप में, 9.2 था, ठीक है, 9.2 था 2020-21 में, कोविड ईयर था। फिर उसके बाद कम हुआ, 6.7 आया, फिर कम हुआ, 6.4 आया, और फिर कम हुआ 5.6। तो यहाँ पर भी अगर आप समझोगे कि पिछले 4 वर्षों में राजकोषीय घाटा में लगातार कमी दर्ज की गई है, तो आप देख रहे हो कमी हुई है, ठीक है। 2020-21 में 9.2, फिर 6.7, फिर 6.4, फिर 5.6, लगातार कमी दर्ज की गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम विदेशी मुद्रा भंडार की अगर हम बात करें तो 2021-22 में कितना था, 607.3 था मार्च के अंत तक, ठीक है, मार्च के अंत तक का डेटा काउंट होता है। तो 2021-22 मार्च तक कितना था, 607.3, फिर 578.4 था 2022-23 में, फिर 23-24 में फिर बढ़ा 646 हो गया, 24-25 में फिर इसमें थोड़ी सी कमी आपको दिखेगी, 634.6 हो गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें लगातार ना तो वृद्धि हुई है ना लगातार कमी हुई है। पहले आप देखोगे यहाँ पर कमी हुई, ठीक है, 2021-22 से अगर कंपेयर करोगे 2022-23 को, तो यहाँ पर 22-23 में आपको कमी दिखेगी, फिर थोड़ी वृद्धि होती है, और उसके बाद फिर थोड़ी कमी दिखती है, ठीक है। औद्योगिक उत्पादन की बात करें तो जब कोविड टाइम था तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो एकदम बंद था, तो यहाँ पर आपको ऋणात्मक वृद्धि दिखेगी, -8.4 की। फिर एकाएक जब 21-22 में सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो 11.4 हो जाता है, लेकिन फिर कमी आ जाती है अगले साल 22-23 में, और 5.9 23-24 में फिर थोड़ी सी वृद्धि आती है। यानी यहाँ पर भी आपको लगातार ना तो वृद्धि दिख रही है और ना तो कमी दिख रही है, लगातार, ठीक है। पूंजीगत व्यय की बात करें जीडीपी के परसेंटेज के रूप में, यानी पूंजीगत व्यय कितना किया गया है जीडीपी के परसेंटेज के रूप में, तो 2020-21 में 2.1 किया गया था, ठीक है, 2.1% ऑफ जीडीपी पूंजीगत व्यय किया गया था। फिर 2021-22 में 2.5 किया गया, फिर 2.7 किया गया, और फिर 3.2 किया गया। यानी पिछले 4 सालों में
पूंजीगत व्यय में लगातार वृद्धि दिखी है, तो ये आप कह सकते हो कि हाँ दिखी है। तो ये ग्राफ ऐसे देखे जाते हैं और यहाँ से स्टेटमेंट बनता है, खासकर यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट बनाता है, या आजकल थोड़ा और अपग्रेड हो रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, नए तरीके से उन्हें बनाया जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से बन जाए, तो थोड़ा आपने इन्हें ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर यह भी देख लेना कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को कितने अध्यायों में बांटा गया है, तो 13 अध्यायों में बांटकर इसका वर्णन किया गया है। अब हम एक एक अध्याय देखेंगे सॉरी। तो पहला है अर्थव्यवस्था की स्थिति पुनः तेज गति की ओर। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, ये इन्होंने कहा है। वित्त वर्ष 2025 की पहली और दूसरी तिमाही में स्थिर कीमतों पर भारत की जीडीपी 6.7% थी और दूसरी तिमाही में 5.4% के हिसाब से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में स्थिर कीमतों पर वस्तुओं और गैर कारक सेवाओं के निर्यात में 5.6% की वृद्धि हुई है, जबकि आयात में भी आपको 0.7% की वृद्धि देखने को मिल रही है। सीपीआई वित्त वर्ष 2024 में कितना हो गया है, 4.9% हो गया है। फिर आगे देखते हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर सितंबर 2024 में कितना था, 704.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। कब, सितंबर 2024 में। लेकिन 3 जनवरी 2025 तक इसमें कमी आई और कितना हो गया, 634.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। बैंकिंग प्रणाली में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी नेट एनपीए, एनएनपीए, ठीक है, नेट एनपीए की अगर हम बात करें तो 12 साल के निचले स्तर पर आ गया है और कितना हो गया है, 2.6% आ गया है। 2023-24 की वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी जिसको आप पीएलएफएस कहते हो, ठीक है, पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 2017-18 में 6% थी और 2023-24 में कितनी हो गई है, 3.2% हो गई। और किसके लिए, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए 2016-17 में बेरोजगारी दर 6% थी और 2023-24 में 3.2% है। बाकी आप समझ ही सकते हो कि कितनी बेरोजगारी है। वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है, ठीक है, याद रखिएगा, वित्त वर्ष 2025 है, एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.8% की वृद्धि होने की उम्मीद है और औद्योगिक क्षेत्र में यानी सेकेंडरी सेक्टर में 6.2% और टर्सरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। तो ये आपको याद रखना है। तो अब दूसरा अध्याय देख लेते हैं, मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास, अन्योन्याश्रयी संबंध, ठीक है। आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2024 के अंत में कितना रहा है, 64.2 रहा है, ठीक है। उसके अलावा 24 अगस्त 2024 को सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को मंजूरी दी है। और आपको याद रखना होगा कि यूपीएस को अपनाने वाला जो पहला राज्य है वो कौन है, महाराष्ट्र है, ठीक है। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत का टियर 1 स्कोर 100 में से कितना था, 98.49 था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे है, भारत ने 2030 तक वस्त्र निर्यात में 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा है, सॉरी, याद रखना है आपने, ठीक है। कब तक है ये टारगेट, 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का 2030 तक है, क्या है, वस्त्र निर्यात में, ठीक है। दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत वैश्विक निर्यात बाजार का 10.2% हिस्सा रखता है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है भारत। भारत का B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, ई कॉमर्स बाजार 2026 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। और अगर हम ई कॉमर्स बाजार की बात करें, ऐसा क्वेश्चन 2022 या 23 में पीसीएस में पूछा गया यूपी वाले, कि 2030 तक 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। कौन सा, भारत का ई कॉमर्स बाजार, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, भारत ने दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाले देशों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है, जो चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर आता है। नंबर 1 पर कौन है, चाइना है, नंबर 2 पर जापान है, नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड है और नंबर 4 पर कौन है, नंबर 4 पर है भारत, ठीक है। अब तीसरे अध्याय की अगर हम बात करें, अच्छा ये ऊपर तीसरा ही अध्याय था, सॉरी, ठीक है। अब चौथा अध्याय देखते हैं, अर्थव्य कीमतें और मुद्रास्फीति उतार चढ़ाव को समझना। तो आईएमएफ ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2024 में 4.4% और वित्त वर्ष 2026 में 4.1% की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है। तो वैसे तो ये अनुमान टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, बाकी एक बार देख लेना आप ये डेटा। फिर है पांचवा अध्याय, मध्यम अवधि का परिदृश्य, गैर विनियमन से विकास को बढ़ावा। भारत को विकसित भारत वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगभग 1 या 2 दशक तक
स्थिर कीमतों पर औसतन 8% की वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता है। अब ये विकसित भारत का जो टारगेट है वो कब तक है, 2047 तक है। ठीक है, तो इनका कहना है कि अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो 1 या 2 दशक यानी 10 साल या 20 साल तक जो स्थिर कीमतों पर वृद्धि होनी चाहिए वो औसतन 8% की वृद्धि दर हासिल करने की आवश्यकता पड़ेगी। भारत 75% लिथियम आयन बैटरी चीन से मंगवाता है। ऐसे स्टेटमेंट बन जाते हैं, याद रखना कि भारत जो है कि लिथियम बैटरी के मामले में आत्मनिर्भर है, तो ऐसे स्टेटमेंट बन जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि भारत 75% लिथियम आयन बैटरी कहाँ से मंगवा रहा है, चीन से मंगवाता है। फिर चैप्टर 6 देखते हैं। भारतीय रेलवे ने 2029-30 तक 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। हमेशा आपके लिए टारगेट इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे का जो टारगेट है 30 गीगावाट अक्षय ऊर्जा लक्ष्य, ये कब तक है, 2029-30 तक है। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें, भारत में कुल 63.4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जिसमें 196 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क शामिल है। नेशनल हाईवे कुल सड़क माल यातायात का लगभग 40% वहन करता है। ठीक है, जो नेशनल हाईवे से जो माल जाता है, ठीक है, वो कितना 40% वहन करता है। फिर राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम का उद्देश्य 4 उन्नत औद्योगिक शहर बनाना है, याद रखना। और ये 4 शहर कहाँ होंगे, एक तो होगा गुजरात में धोलेरा, महाराष्ट्र में सेंद्रा बिडकिन, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा और मध्य प्रदेश में होगा विक्रम उद्योगपुरी। तो ये आपको याद रखना, ये जो 4 उन्नत औद्योगिक शहर हैं राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत, वे कहाँ कहाँ स्थित हैं। नवीकरणीय ऊर्जा अब भारत की कुल स्थापित क्षमता का कितना हो गया, 47% हो गई है। ठीक है, ये बात की गई है। चैप्टर 6 देखते हैं, उद्योग समग्र व्यवसायी सुधार। भारत विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का कितना योगदान दे रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना आपने कि विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का 2.8% योगदान देता है, जबकि चीन कितना दे रहा है, 28.8%। ठीक है, अंतर साफ है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, भारत में 6.2% की वृद्धि हुई है। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है, यानी जो पहला सीमेंट उत्पादक है वो कौन है, चाइना है नंबर 1 पर, और इस मामले में इंडिया कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। भारत ने स्मार्टफोन आयात पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। अब 99% स्मार्टफोन घरेलू स्तर पर निर्मित किए जाते हैं, इसीलिए आपको जो अभी स्मार्टफोन मिलते हैं वो थोड़े कम कीमत पर और अच्छी क्वालिटी में मिल जाते हैं। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार वैश्विक बाजार का 4% का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, भारत वस्त्र और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यातक है और वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 4% की इसकी हिस्सेदारी है। भारत का तकनीकी कपड़ा उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जो वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है, और भारत इसका शुद्ध निर्यातक है, किसका, तकनीकी कपड़ा उद्योग का। अब तकनीकी कपड़े कौन से होते हैं, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया, है ना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। विपो रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 पेटेंट फाइलिंग कार्यालयों में 6ठे स्थान पर है। ठीक है, पेटेंट जो फाइल है उसमें ग्लोबली अगर हम देखें तो भारत टॉप 10 कंट्रीज में कौन से नंबर पर आता है, 6ठे नंबर पर आता है। विपो द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर रैंकिंग 2024 में भारत 4 शहरों के साथ दुनिया के शीर्ष 100 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में 4थे स्थान पर रहा है। ठीक है, 26 नवंबर 2024 तक एमएसएमई ने 23.24 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। या आप आंसर राइटिंग में भी कोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए, तो याद रखना है एमएसएमई 23.24 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। फिर है भारत, अब चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, सेवा क्षेत्र दिग्गजों के समक्ष नई चुनौतियां क्या है। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में कितनी हिस्सेदारी है, 4.3% की हिस्सेदारी के साथ 7वें स्थान पर है। तो याद रखना है वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 7वीं रैंक है, और अगर हम परसेंटेज में देखें तो 4.3% की हिस्सेदारी है भारत की। ठीक है, भारतीय रेलवे दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ये भी आपको याद रखना है। फिर 31 अक्टूबर 2024 तक भारत 1.18 बिलियन से अधिक टेलीफोन ग्राहकों, 84% की समग्र टेली घनत्व और 941 बिलियन ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं के साथ दूसरे सबसे बड़े दूरसंचार बाजार के रूप में खड़ा है। तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, जैसे 2024 में शायद ऐसा क्वेश्चन बना था कि कितने जो मतदान करता है वो कितने हो गए, है ना। ऐसे ही हो सकता है पूछ लें कि कितने ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ता हो गए हैं, जो ब्रॉडबैंड उपयोग कर रहे हैं। 941 मिलियन लोग जो हैं वो ब्रॉडबैंड उपयोग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा आपने डेटा पे आजकल थोड़ा फोकस ज़्यादा रहता है, तो आपने वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर 9 नंबर हम देखें, यानी नवा चैप्टर कृषि और खाद्य प्रबंधन।
यह क्षेत्र वित्त वर्ष 2024 के प्रारंभिक अनुमानों में मौजूदा आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है, जीडीपी में लगभग कितना 16% का योगदान देता है। पूछ सकते हैं कि कृषि क्षेत्र जीडीपी में कितना परसेंट का योगदान दे रहा है, तो इकोनॉमिक सर्वे में कितना दिया है, 16% दिया है, और ये आपको याद रखना है। और लगभग 46.1% आबादी का भरण पोषण भी करता है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र ने 3.5% की वृद्धि दर दर्ज की है। वित्त वर्ष 2017 से 2023 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 5% दर्ज की गई है। ठीक है, एक प्रमुख वैश्विक अनाज उत्पादक के रूप में भारत का विश्व के कुल उत्पादन में कितना 11.6% का योगदान है। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु है। तो ये आपको याद रखना है, कृषि और संबंधित क्षेत्रों में शीर्ष 3 अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। सरकार ने ई नाम योजना शुरू की है और यह पहल आवश्यक हार्डवेयर के लिए एपीएमसी मंडी को 75 लाख रुपए की मुफ्त सॉफ्टवेयर और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो कुछ कुल मिला के इतना कुछ खास है नहीं। ठीक है, बाकी आप देखते हैं 10वां चैप्टर, जलवायु और पर्यावरण अनुकूलन की अनिवार्यता। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले ने समुदाय विशेषकर महिलाओं को शामिल करके वर्षा जल संचयन, छत से पानी इकट्ठा करने और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर केंद्रित जल जगार अभियान शुरू किया है। तो किसने किया है? छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक समुदाय है, उसने ये अभियान शुरू किया है। ठीक है, भारत की स्थापित उत्पादन क्षमता की बात करें अगर हम एनर्जी सेक्टर में, तो सबसे ज़्यादा जो हमें एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? कोयला से 46.20%। उसके बाद सौर ऊर्जा, नंबर 3 पर है पवन ऊर्जा, नंबर 4 पर हाइड्रो और नंबर 5 पर है गैस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्रोनोलॉजी, कोयला, सौर, पवन, हाइड्रो और गैस। मिशन लाइफ, ठीक है, मिशन लाइफ का लक्ष्य है 2022 से 2028 तक पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए विश्व स्तर पर 1 बिलियन लोगों को संगठित करना, जिसके तहत 2028 तक भारत के 80% गांव और शहरी क्षेत्र पर्यावरण के अनुकूल बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर 11वां चैप्टर देख लेते हैं, सामाजिक क्षेत्र पहुंच का विस्तार करना और सशक्तिकरण को प्रोत्साहन। शिक्षा पर व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में कितना 9.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, ये इतना कोई जरूरी नहीं है। स्वास्थ्य पर व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 6.1 लाख करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर ये दिखा सकते हो कि सरकार इस क्षेत्र में क्या मतलब प्रयास कर रही है। ठीक है, तो शिक्षा पर व्यय बढ़ाया है, स्वास्थ्य पर भी व्यय बढ़ाया है। 2023-24 में ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय क्रमशः, तो ग्रामीण और अगर हम ग्रामीण भारत की बात करें तो औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय कितना था? 4122 ग्रामीण में। ठीक है, और अगर हम शहरी बात करें तो ये कितना है? 6996। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली 24.8 करोड़ छात्रों को सेवा प्रदान करती है, जिसमें सरकारी स्कूलों का हिस्सा कितना है? 69%। तो अभी भी ये जो शिक्षा प्रणाली है भारत की, उसमें जो सरकारी स्कूलों का है वो योगदान कितना है? 69% का है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने वालों की दर में लगातार कमी आई है, जो 1.9%, उच्च प्राथमिक स्तर पर 5.2% और माध्यमिक स्तर पर 14.1% ड्रॉप आउट किए दी गई है। सरकार का लक्ष्य है कि उच्च शिक्षा में 2035 तक जीईआर यानी सकल नामांकन अनुपात को कितना 50% तक बढ़ाना है। और कब तक? 2035 तक। 1 जनवरी 2025 तक 36.36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिसमें 49% महिलाएं हैं। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है और यह पोर्टल चारधाम के तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य मापदंडों की निगरानी करने में मदद करता है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे है 12वां चैप्टर, रोजगार और कौशल विकास, अस्तित्वगत प्राथमिकताएं। भारत की 26% आबादी 10 से 24 वर्ष आयु वर्ग में है और औसत आयु 28 वर्ष है। ठीक है, ये जो भारत की 26% आबादी है ये कितने में आती है? 10 से 24 वर्ष की जो क्राइटेरिया है उसमें आती है और औसत आयु 28 वर्ष है। भारत की लगभग 68% जनसंख्या 15 से 64 आयु वर्ग की है। तो ये आपको याद रखना है। 2026 तक कुल निर्भरता अनुपात घटकर 54.3% होने की उम्मीद है। रोजगार में कृषि का हिस्सा बढ़कर 2023-24 में 46.1% हो गया है, जिसमें महिलाएं 64.4% हैं। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही डेटा पूछा जा सकता है कि रोजगार है, रोजगार में कृषि का हिस्सा कितना है? 46.1%। और इसमें हम महिलाओं की बात करें तो कितना? 64.4%। ठीक है, कृषि का महिलाकरण आपने एक वर्ड सुना होगा। अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर इसको जो ये डेटा है वहाँ पर आप डाल सकते हो।
ठीक है। माइटी के अनुसार यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर जाने का अनुमान है। नीति आयोग के अनुसार 2029-30 तक गिग वर्क फोर्स 23.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है। बाकी भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नौकरियों की कुल संख्या 2023 में अनुमानित 1.02 मिलियन तक पहुंच गई है, जिसमें 4,53,000 नौकरियों के साथ जल विद्युत भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है। मतलब ये जो अक्षय ऊर्जा में अगर हम बात करें तो जल विद्युत जो उसमें क्राइटेरिया मतलब जो सेक्टर है, ठीक है, उसमें नौकरियां ज़्यादा हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। भारत से प्रवासी आबादी कितनी है? 32 मिलियन प्रवासी आबादी है भारत की। फिर आगे 13वां जो लास्ट चैप्टर है, एआई युग में श्रम व्यवस्था संकट या उत्प्रेरक। नेस्कॉम का अनुमान है कि भारतीय एआई बाजार 2027 तक 25 से 35% CAGR की दर से बढ़ेगा। ठीक है, CAGR की दर से बढ़ेगा भारतीय एआई बाजार 2027 तक। भारत को बढ़ते कार्यबल की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2030 तक गैर कृषि क्षेत्र में सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियां पैदा करनी होगी। ये आपको याद रखना है। ये डेटा आप आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो, प्रीलिम्स के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलिए भारत के प्रमुख पदाधिकारी देख लेते हैं। ठीक है, इसमें से जो नए आए हैं या जिनकी पुनः नियुक्ति हुई है वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें देख लेते हैं। जैसे कैबिनेट सचिव कौन है इस टाइम? टीवी सोमनाथन। ठीक है, टीवी सोमनाथन जो है ये कैबिनेट सचिव हैं। विदेश सचिव की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हैं पहलगाम अटैक के बाद, इनका नाम है विक्रम मिश्री। ठीक है, विदेश सचिव है विक्रम मिश्री। वित्त सचिव कौन है? ये है अजय सेठ। ठीक है, वित्त सचिव है अजय सेठ। फाइनेंस हमेशा सेठ के पास होता है, तो याद रखिएगा वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ है। राजस्व की बात करें, राजस्व सचिव ये कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। ठीक है, राजस्व सचिव है अरविंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 के रूप में नियुक्ति हुई है शक्तिकांत दास की। ठीक है, शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 बन गए हैं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव बन गई है निधि तिवारी। ठीक है, निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी। ये अंतर आपको याद रखना है। अगर प्रधान सचिव 2 की बात करें तो शक्तिकांत दास बन गए हैं, और अगर हम निजी सचिव की बात करेंगे तब निधि तिवारी आप टिक करोगे। अगर हम बात करें कैग, तो इस टाइम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं संजय मूर्ति, और ये कौन से हैं? 15वें नंबर के हैं। ठीक है, 15वें नंबर के कैग हैं संजय मूर्ति। भारत के लेखा महानियंत्रक CGA 28वें नंबर के कौन है? श्री SS दुबे। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है R वेंकट रमणी 16वें, और के वेणुगोपाल कौन से थे? 15वें थे। ठीक है, तो याद रखना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 16वें नंबर R वेंकट रमणी, 15वें नंबर पे कौन थे? के वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी पुनः नियुक्ति हुई है इस पद पर, और ये कौन है? तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं BR गवाई, और कौन से नंबर के हैं ये? 52वें हैं। ठीक है, भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर। भारत के जो लोकपाल अध्यक्ष हैं वो कौन है? अजय माणिकराव खानविलकर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। ठीक है, CDS कौन है? अनिल चौहान है। नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो अमरप्रीत सिंह है, और थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो 26वें नंबर के हैं ज्ञानेश कुमार। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार, और इसमें जो अन्य मेंबर हैं, जो 2 अन्य सदस्य होते हैं, उसमें हैं एक विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखवीर सिंह संधू। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं 12वें नंबर के हीरालाल सामरिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, 9वें हैं कौन से? V रामा सुब्रमण्यम। कौन है? V रामा सुब्रमण्यम है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, और कौन से नंबर के? 9वें नंबर के। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC के अध्यक्ष बन गए हैं 19वें नंबर के हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो याद रखना आपने, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, ठीक है, उसमें प्रवीण आदमी चाहिए, तो इसलिए CVC में बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है विजया किशोर राहटकर, 9वीं अध्यक्ष हैं ये। UPSC के अध्यक्ष बनी है अजय कुमार। ठीक है, UPSC के जो अध्यक्ष बने हैं अजय कुमार, किसकी जगह ली है? प्रीति सूदन की जगह ली है इन्होंने। फिर SSC के अध्यक्ष बन गए हैं S गोपाल कृष्णन। ठीक है, जो आजकल ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट में है। सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। याद रखिएगा, सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनघड़िया। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं दिनेश माहेश्वरी। ठीक है, दिनेश माहेश्वरी हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये 11वें नंबर के बने हैं डॉक्टर V नारायणन। DRDO के अध्यक्ष हैं समीर V कामत, और इनकी पुनः नियुक्ति हुई है इस पद पर। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? V अनंत नागेश्वरन। ठीक है, V अनंत नागेश्वरन, इनकी पुनः नियुक्ति हुई है मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, इनकी भी तीसरी बार नियुक्ति हुई है।
सीबीआई प्रमुख की बात करें तो ये प्रवीण सूद, ठीक है, इनकी पुनः नियुक्ति हुई है। सीबीआई जो हेड हैं वो कौन है? प्रवीण सूद है। आईबी प्रमुख की बात करें तो तपन कुमार डेका, ठीक है, इनकी पुनः नियुक्ति हुई है आईबी प्रमुख के रूप में तपन कुमार डेका की। सीआरपीएफ के महानिदेशक बन गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। रॉ प्रमुख की बात करें तो रॉ प्रमुख बन गए हैं पराग जैन, ठीक है, रॉ प्रमुख कौन बन गए हैं? पराग जैन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बन गए हैं 26वें नंबर के कौन? संजय मल्होत्रा। 26वें नंबर के ही आरबीआई गवर्नर हैं और 26वें नंबर के ही मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और 26वें नंबर के जो आरबीआई गवर्नर हैं वो कौन है? संजय मल्होत्रा। फिर आगे है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआईए के सीईओ बन गए हैं भुवनेश कुमार, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, इनकी पुनः नियुक्ति हुई है। नीति आयोग के सीईओ हैं। भारत की राष्ट्रपति 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू, दूसरी भारतीय महिला हैं, पहली थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें, ठीक है, जगदीप धनखड़, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, तो ये 14वें नंबर के थे, इन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। अब जो नया उपराष्ट्रपति आएगा वो कौन सा होगा? 15वें नंबर का होगा। 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी हैं। और ये जो 3 कमेटियां बनी थी इसमें आप देख लेना आपने कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? केसी वेणुगोपाल बन गए हैं। प्राकलन समिति के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? संजय जायसवाल बन गए हैं। और सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बन गए हैं बैजयंत पांडा, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर 2024-25 की जो प्रमुख नियुक्तियां हैं वो देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है तो ध्यान से देखना आपने। लालू प्रसाद यादव ये राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष बन गए हैं 13वीं बार, ठीक है। नवीन पटनायक बीजू जनता दल के अध्यक्ष बन गए हैं 9वीं बार। एस रमन यानी पेंशन पफरडा, ठीक है, पफरडा आप जिसको पढ़ते हो, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? एस रमन बन गए हैं पफरडा के अध्यक्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं कौन? आलोक जोशी, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य बने हैं आलोक जोशी। एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख बनाए गए हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, ठीक है। वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? डॉक्टर पूनम गुप्ता को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। फिर है राजीव मेमानी, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव मेमानी। CS शेट्टी, ठीक है, CS शेट्टी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं। CS शेट्टी क्या है? भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर अगर हम बात करें डॉक्टर मांगीलाल जाट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक बनाए गए हैं कौन? डॉक्टर मांगीलाल जाट। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। फिर 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है किसकी? टी रविशंकर की, तो याद रखिएगा 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य की नियुक्ति हुई है, नियुक्ति टी रविशंकर की, ठीक है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक कौन है? अश्विनी लोहानी, कौन है? अश्विनी लोहानी है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? एस महेंद्र देव, याद रखिएगा आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं एस महेंद्र देव। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? संतोष यादव हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है पूनम शर्मा, ठीक है। अगर फिक्की की बात करें तो बन गए हैं हर्षवर्धन अग्रवाल, और अगर हम फिक्की महिला संगठन अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन है? पूनम शर्मा। भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष बने हैं अरविंदर सिंह साहनी, कौन बन गया है? अरविंदर सिंह साहनी बन गए हैं भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष। LIC के अंतरिम MD और CEO आर दोराई स्वामी बनाए गए हैं भारतीय उर्वरक संघ के अध्यक्ष, ठीक है, उर्वरक संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? शैलेश सिंह मेहता। फिर भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं? अरुण श्रीनिवास, ठीक है। चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु के कुलाधिपति बनाए गए हैं S सोमनाथ, ये जो पहले हमारे इसरो के चीफ थे। फिर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कौन है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित हैं। नालसा के अध्यक्ष बनाए गए हैं न्यायाधीश सूर्यकांत, ठीक है, नालसा के अध्यक्ष हैं न्यायाधीश सूर्यकांत। फिर आगे अगर देख लेते हैं, ये है विनोद सिंह गुंजियाल, ठीक है, विनोद सिंह गुंजियाल, ये बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, याद रखिएगा बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल। मीराबाई चानू भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं। अजय भूषण पांडे AIIB यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रक्षा लेखा महानियंत्रक बनाए गए हैं डॉक्टर मयंक शर्मा, ठीक है। फिर है पहली महिला विधि सचिव, पहली महिला विधि सचिव कौन है? अंजू राठी राणा है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनाई गई हैं बहादुर सिंह सागू, ठीक है, कौन बनाए गए हैं? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू।
आईओसी के नए अध्यक्ष, ठीक है, इंडियन तेल, ये रिपीट हो गया है, अरविंदर सिंह साहनी, हमने आगे देखा था। भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, तटरक्षक बल के जो महानिदेशक बनाए गए हैं वो कौन है? परमेश शिवमणि, परमेश शिवमणि बनाए गए हैं। राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? शिशिर सिन्हा, याद रखना आपने, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। राजगीर खेल विश्वविद्यालय के जो पहले कुलपति बने हैं उनका नाम क्या है? शिशिर सिन्हा है। एनसीबी के महानिदेशक, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बने हैं अनुराग गर्ग। फिर एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो अध्यक्ष तथा एमडी बन गए हैं वो कौन है? डॉक्टर DK सुनील है, ठीक है। नैस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन है। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी, ये सारी चीजें हमने देखी हैं। फिर आगे देख लेते हैं, ठीक है। एनटीपीसी के जो निदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? रविंद्र कुमार, एनटीपीसी के डायरेक्टर बने हैं रविंद्र कुमार। संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बन गए हैं? संजय कुमार मिश्रा। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बन गए हैं देवेंद्र झाझरिया, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया बन गए हैं भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? नरसिंह पंचम यादव। फिर आगे देखते हैं, रॉबर्ट जे रवि, ठीक है, ये आपको याद आ रहा होगा, जिन्होंने यूपी पीसीएस दिया था दिसंबर में, वो थोड़ा पीछे जाके हम इसको कवर कर रहे हैं, और ये सही चीज़ भी है क्योंकि आज करंट जो है वो लगभग थोड़ा पीछे से भी आ रहा है, ठीक है, तो आपने ध्यान देना इस पे। रॉबर्ट जे रवि बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बन गए हैं। प्रोफेसर साइमन मॉक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मुंबई में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं कौन? प्रोफेसर साइमन मॉक। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ बनाए गए हैं अरुण बंसल, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, भारत पे के नए सीईओ बन गए हैं नलिन नेगी, और ये कोई मतलब की बात नहीं है। 16वें वित्त आयोग के सदस्य बन गए हैं मनोज पांडा, मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। फिर अगर हम 2024-25 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर जो नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं हैं, ठीक है, जो पहली महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ पदों को सुशोभित किया है, उनकी बात अगर हम करेंगे तो देख लेते हैं। जैसे नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? आस्था पूनिया बन गई हैं। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति, सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? जेनिफर साइमंस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बन गई हैं किस्ट्री कोवेंट्री, ठीक है, और ये अफ्रीका से रिलेट करती हैं, पहली महिला है आईओसी की। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है सरली बोचवे, कौन बनी है? सरली बोचवे। भारत की राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी, इनका क्या नाम है? यशस्वी सोलंकी। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नेटुम्बो नंदी नदैतवा। WTO के महानिदेशक, दूसरा कार्यकाल है, इस पद पर नियुक्त होने वाली दुनिया की पहली महिला और पहली अफ्रीकी महिला, तो WTO की जो महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला, और ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। मैक्सिको की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया सीनबाम, ठीक है, क्लाउडिया सीनबाम। भारत की चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी, चिकित्सा सेवा की पहली महिला डीजी बनी है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर। फिर सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं वाइस एडमिरल आरती सरीन। ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता कौन बन गई हैं? फतेह मोहजेरानी, ठीक है, ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता है फतेह मोहजेरानी। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जुडिथ सुमिनवा तुलुका, और ये प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनवा तुलुका। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई है? न्यायमूर्ति रितु बहारी बनी है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति तो नाइमा खातून। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई है मरियम नवाज शरीफ। विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की पहली महिला डायरेक्टर बनी है गीता बत्रा। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, ठीक है, ये कौन है? सुमन कुमारी। महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी बनाई गई हैं रश्मि शुक्ला। विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, वैसे तो ये यूपी पीसीएस का कुछ टाइम से फेवरेट क्वेश्चन था, लेकिन अब वो पैटर्न चेंज कर रहे हैं, तो देख लेते हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो वर्ड आया है वो क्या आया है? मैनिफेस्ट। ये जो 11-11 वाला आजकल जहर चला है ना, ये यहीं से आया है, इसको बोल सकते हैं 11-11 पे लोग मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ों को, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी मैनिफेस्ट, ठीक है। फिर ऑक्सफर्ड की बात करें तो ऑक्सफर्ड में आया है ब्रेन रॉट। कोलिंस डिक्शनरी में जो वर्ड आया है वो ब्राट आया है, ठीक है।
और मरियम वेबस्टर में आया है पोलराइजेशन। तो ये आपको याद रखना है, हो सकता है मैचिंग में पूछ ले या हो सकता है सीधे देके पूछ ले। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप बने हैं पोप लियो 14वें, ठीक है, पोप लियो 14वां इनको बोला जाता है और इनका नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट, और ये पोप लियो 14वें। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में नियुक्त हुई हैं सुकन्या सोनोवाल। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनगा के, ठीक है, उनका जिसको बोलते हो यूएनजीए, ठीक है, यूएनजीए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष थे कौन, एनालेना बैरबाक, और ये जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मोहसिन नकवी। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष बनाए गए हैं मसातो कांडा, और ये कहाँ के हैं, जापान के हैं। आईसीसी के, ठीक है, आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, ध्यान नहीं आ रहा है, आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अध्यक्ष बनाए गए हैं सुमति धर्मवर्धन। नेपाल के नए प्रधान न्यायाधीश हैं प्रकाश मान सिंह राउत। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है मोहम्मद तैयब इकराम को। फिर आईएमएफ के प्रबंधन निदेशक दूसरी बार बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नाटो के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं मार्क रूटे, जो कि नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नासा के प्रथम एआई अधिकारी कौन है, डेविड साल्वागिनी, ठीक है, नासा के प्रथम एआई अधिकारी हैं डेविड साल्वागिनी। कॉप 29 के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मुख्तार बाबायेव। फिर ब्रिक्स बैंक के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है, डिल्मा रूसेफ, ठीक है, ब्रिक्स बैंक याद रखिएगा, डिल्मा रूसेफ। पाकिस्तान के नए गृह मंत्री मोहसिन नकवी, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिर अगर बात करें यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है कैथरीन रसेल, ठीक है, ये यूनिसेफ की नई प्रमुख बन गई हैं। फिर आगे देख लेते हैं वर्ष 2024-25 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पदों पर जो भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं मदन बी लोकुर। किसके, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष बने हैं मदन बी लोकुर। एफबीआई के निदेशक बने हैं कौन, कास पटेल, ठीक है। कनाडा स्थित निवेश कंपनी फेयरफैक्स के वरिष्ठ सलाहकार बन गए हैं अमिताभ कांत। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, श्रीनिवास मुक्कामाला। याद रखिएगा, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष बने हैं श्रीनिवास मुक्कामाला। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, हरवंश चावला, ठीक है। एसोचैम के महासचिव बने हैं मनीष सिंघल। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, शंभू कुमारन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, इस पद पर आसीन होने वाले 5वें भारतीय हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बन गए हैं जय शाह। कनाडा की विदेश मंत्री पहली हिंदू महिला, ठीक है, इनका क्या नाम है, अनीता आनंद। व्हाइट हाउस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में एआई के लिए वरिष्ठ नीति सलाहकार बनाए गए हैं श्रीराम कृष्णन को। आईएसए, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए महासचिव बन गए हैं आशीष खन्ना। फ्रांस में जो भारत के नए राजदूत हैं वो कौन है, संजीव कुमार सिंगला हैं। जर्मनी में भारत के राजदूत हैं अजीत विनायक गुप्ते। मॉरिशस में है अनुराग श्रीवास्तव। हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, तो थोड़ा आपने ध्यान दे लेना है, ठीक है, ये जो जिनकी नई नियुक्तियां हुई हैं। आइसलैंड में भारत के अगले राजदूत होंगे श्री आर रविंद्र होंगे। अल्जीरिया में भारत के राजदूत हैं डॉक्टर स्वाति विजय कुलकर्णी। कंबोडिया में भारत के राजदूत हैं वी वन लाल वन्ना, ठीक है, बी वन लाल वन्ना कंबोडिया में भारत के राजदूत। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं राजा रणधीर सिंह। तुर्की में भारत का राजदूत कौन है, मुक्तेश कुमार परदेसी, ठीक है, टर्की बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था, याद रखिएगा, जो भारत के राजदूत हैं तो ये परदेसी हैं टर्की में, ठीक है, कौन है, मुक्तेश कुमार परदेसी। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के कमांडर सुनीता विलियम्स। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं अभ्युदय जिंदल। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं पार्थ थानिनी हरीश, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनः चुनी गई हैं तीसरी बार जगजीत पवड़िया। आगे बात करते हैं 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, अपूर्व चंद्रा बनाए गए थे। विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्ति की हुई है किसकी, राकेश मोहन की, ठीक है, मोहन राकेश हिंदी के राइटर थे, अब राकेश मोहन क्या बन गए हैं, विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हो गए हैं। फिर है लीसा नंदी, ब्रिटेन में संस्कृति एवं खेल मंत्री के रूप में नियुक्ति हुई है लीसा नंदी की। और अमेरिका में जो भारत के नए राजदूत हैं वो कौन है, विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका में भारत के जो नए राजदूत हैं वो कौन है, विनय मोहन क्वात्रा।
अब देखेंगे वर्ष 2024-25 में नियुक्त विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, साथ ही उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा भी देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा, और यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर, और इनके जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम है एंथनी अल्बनीज। जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया की कैपिटल है लिब्लिसी, ठीक है, और इसकी जो मुद्रा है वो है जॉर्जियाई लारी, और इसके राष्ट्रपति बने हैं मिखाइल कैवेल शवली, ठीक है, मिखाइल कैवेल शवली बन गए हैं जॉर्जिया के राष्ट्रपति। मालदोवा की बात करें तो मालदोवा की कैपिटल है चिसिनाउ, इसकी मुद्रा है लियू, और इसकी राष्ट्रपति बनी है मैया सैंडू। कौन बन गई है, मैया सैंडू बन गए हैं मालदोवा के राष्ट्रपति। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन, मुद्रा है यूरो, और इसके जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं माइकल मॉर्टिन, ठीक है, आयरलैंड। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, और यहाँ की जो मुद्रा है ये है फ्रैंक, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं बार्ट डी वेवर। याद रखना, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, फ्रैंक, बार्ट डी वेवर। क्रोएशिया, जहाँ पर पीएम मोदी गए भी थे, तो क्रोएशिया की कैपिटल है जाग्रेब, यहाँ की मुद्रा है कूना, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं जोरान मिलनोविच, ठीक है। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, और यहाँ पर लेबनानी पाउंड चलता है, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नवाब सलाम। तो लेबनान में अगर पूछ लें, ठीक है, कि वहाँ के प्रधानमंत्री, तो आपको वहाँ सलाम कर देना है। लेबनान के हैं नवाब सलाम। ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, और यहाँ की मुद्रा है यूरो। यहाँ के जो राष्ट्रपति जिन्हें चांसलर बोला जाता है वो हैं क्रिश्चियन स्टॉकर, ठीक है, स्टॉक करते रहते हैं ऑस्ट्रिया के जो चांसलर हैं। कनाडा की कैपिटल ओटावा, कैनेडियन डॉलर यहाँ पर चलता है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं वो है मार्क कार्नी। जर्मनी की कैपिटल है जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो, और यहाँ के 10वें चांसलर के रूप में नियुक्त हुए हैं फ्रेडरिक मर्ज। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, और यहाँ की मुद्रा भी है यूरो, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं वो हैं लुइस मोंटेनेग्रो। दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल, वोन यहाँ की मुद्रा है, और यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं ली जे म्यूंग। पोलैंड की कैपिटल है वारसा, और यहाँ पर चलता है पोलिश ज्लॉटी, ठीक है, जो पोलिश ज्लॉटी है वो इसकी मुद्रा है, और यहाँ पर करोल नवरोकी जो हैं वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। त्रिनिडाद एवं टोबैगो, और इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन, और ये डॉलर यहाँ पर ये मुद्रा चलती है। अगर हम यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो क्रिस्टीना कंगालू हैं, और अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है, कमला प्रसाद बिसेसर। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरी कोट्टे, श्रीलंकाई रुपया यहाँ पर चलता है। यहाँ के राष्ट्रपति है अनुरा कुमार दिसानायके। ये यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो याद रखिएगा, अनुरा कुमार जो दिसानायके हैं ये राष्ट्रपति हैं, और जो प्रधानमंत्री हैं वो डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया हैं, ठीक है, जो नायक है वो राष्ट्रपति है। जापान की अगर हम बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, येन यहाँ की मुद्रा है, और शिगेरू इशिबा यहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, मॉरिशियाई रुपया चलता है यहाँ पर। नवीन रामगुलाम जो हैं ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, वियतनामी डोंग चलता है, और लुओंग कुओंग, ठीक है, लुओंग कुओंग जो हैं ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। पाकिस्तान इस्लामाबाद, रुपया चलता है, आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति हैं, शहबाज शरीफ दूसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कुवैत की बात करें तो कुवैत सिटी यहाँ की कैपिटल है, कुवैती दिनार चलता है। यहाँ के जो नए अमीर, जो राष्ट्रपति हैं उन्हें अमीर बोला जाता है, वो है शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। नाम लिखने में दिक्कत होगी तो बहुत मुश्किल है कि पूछा जाए, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें कुवैत के अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ठीक है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, और यहाँ की मुद्रा है थाई बहत, और अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन है, पैतोंगतान सिनावात्रा थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, यहाँ पर चलता है नेपाली रुपया। रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और केपी शर्मा ओली क्या हैं, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, और अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो यह है रिंगित। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जिन्हें सुल्तान राजा बोला जाता है, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, और अनवर इब्राहिम जो हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नीदरलैंड, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, यूरो यहाँ पर चलता है, और डिक सूफ जो हैं वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। फिर अगर हम बात करें ब्रिटेन की तो ठीक है, ब्रिटेन की कैपिटल लंदन, पाउंड यहाँ पर चलता है। किंग्स चार्ल्स तृतीय हैं यहाँ के राष्ट्रपति, या जो भी आप कह लीजिए, और कियर स्टारमर, ठीक है, कियर स्टारमर जो हैं वो ब्रिटेन के इस टाइम प्रधानमंत्री हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ पर चलता है यूरो। इमैनुअल मैक्रो जो है वो राष्ट्रपति हैं, और जो फ्रांसवा बायरू हैं, ये आपको याद रखना है, फ्रांस के जो फ्रांसवा बायरू हैं वो क्या है, प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन, यहाँ पर चलता है रेंड, और सिरिल रामाफोसा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिश, दिनार यहाँ पर चलता है। कैस सैयद ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं, और कामिल मदौरी जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं।
अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस, अल्जीरियाई दिनार चलता है। और अब्देल मजीद जो है, ठीक है, अब्देल मजीद जो हैं ये क्या है, ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो कुल मिला के आप इतना देख लीजिए, बाकी जल्दी ही नया वीडियो लाएंगे और उसमें और टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है।